कि आप टाइप्स ऑफ कंजक्शन यानी कंजक्शन के प्रकार, तो कंजक्शन के अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से प्रकार होते हैं, लेकिन मुख्यतः कंजक्शन के दो ही प्रकार होते हैं जिसको आपको जानना चाहिए। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और एक होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन किसे कहते हैं? इन कंजक्शन का प्रयोग समान महत्व वाले, इसमें सबसे मुख्य चीज ये है समान महत्व वाले दो या दो से अधिक उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। समान महत्व वाले यानी इक्वल इंपॉर्टेंस वाले। अब इसके अंदर जो कंजक्शन शामिल करते हैं अपन, अब आपके कंजक्शन मेनली दो भागों में बढ़ गए, कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग। अब कंजक्शन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि भी आगे भी आएगी इसमें। इस स्क्रीन पे अभी सेकंड वाले नहीं दिख रहे हैं, वो अभी फर्स्ट वाले दिख रहे हैं जो भी आपको दिख रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ देखना आप कि कंजक्शन, सारे कंजक्शन को दो भागों में बांट दिया अपन ने। अब कंजक्शन या तो ऊपर की में है या नीचे की कैटेगरी में है। अगर आपको किसी भी एक साइड की कैटेगरी अच्छे से याद है बिल्कुल, जिसमें आप मिस्टेक ना करो बिल्कुल भी, तो फिर आप अपने आप ही दूसरे वाले को गेस कर सकते हो। जैसे अगर आपको कंफर्म है कि ये सारे कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं और आपको ये बिल्कुल 100% याद है, अब जो इसमें नहीं है वो अपने आप ही किसमें है? सब ऑर्डिनेटिंग में। लेकिन उसके लिए फिर यही है कि 100% उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी आपके पास 1% की वैसा डाउट नहीं होना चाहिए कि इसमें था या नहीं था, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप डाउट में चले गए तो फिर, है ना। तो देखो आप इसमें कौन कौन से शब्द शामिल हैं? एंड और, बोथ एंड दोनों और, बट बल्कि, नॉट ओनली बट ऑल्सो यानी न केवल बल्कि, तो और यानी अथवा, आइदर और या तो या, नॉर नहीं, नाइदर नॉर न तो न। स्टिल के दो अर्थ होते हैं, फिर भी होता है और अब तक भी होता है, और यट अब तक, एज वेल एज उतना जितना, हावेवर यद्यपि, अदरवाइज अन्यथा, एल्स अन्यथा, फॉर क्योंकि। ध्यान रखना फॉर का मतलब क्योंकि होता है कंजक्शन के रूप में, यूँ तो फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन के लिए अर्थ होता है प्रेपोजिशन के रूप में जब हम प्रेपोजिशन पढ़ते हैं। कंजक्शन के रूप में इसका आता है क्योंकि। सो इसलिए, नेवरदलेस फिर भी, नॉट लेस देन यानी से कम नहीं, नंदलेस फिर भी, ये शब्द ही गलत हो गया, ये नंदलेस है, नंदलेस। ठीक है, देयरफॉर इसलिए, हैंस इसलिए, ओनली केवल जब, इसमें जब का हिंदी अर्थ नहीं लिखा हुआ है लेकिन इसका अर्थ हमेशा ये निकलेगा केवल जब, और वाइल यानी जबकि। ये सारे इसके अंदर आते हैं, आपको रटने पड़ेंगे। अब इसके बारे में एक और बात ध्यान रखनी है आपको कि इनसे जुड़कर बना हुआ वाक्य, जब कोई सेंटेंस इनसे जुड़ता है तो वो सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। ठीक है, हिंदी में मेरे को कंफ्यूजन ही रहता है संयुक्त और मिश्रित शब्द में। तो कंपाउंड सेंटेंस को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। और इसके अंदर आप एक चीज देखोगे कि जो कंजक्शन से शुरू नहीं हो रहा है क्लोज, क्योंकि आपको पता है कि कंजक्शन किसको जोड़ते हैं? क्लोज को जोड़ते हैं। तो उसमें क्लोज रहेंगे एक या दो, दो कम से कम दो रहेंगे। तो जो कंजक्शन से शुरू नहीं हो रहा है वो प्रिंसिपल क्लोज है, जिसको मेन क्लोज भी कहते हैं। और कंजक्शन के बाद वाला जो दूसरा, बाद वाले के बजाय हमको जो दूसरा जो कंजक्शन कहना चाहिए, यानी कंजक्शन, सॉरी सही है, कंजक्शन के बाद वाला है उसको कोऑर्डिनेटिंग क्लोज बोलेंगे। अब ये एक सेंटेंस देखिए आप, ब्यूटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इन द वर्ल्ड, बट टू एरर इज द बिगेस्ट एरर इन लाइफ। यानी सुंदरता ही इस संसार में सबसे सुंदर शब्द है, और टू अर का मतलब गलती करना, गलती करना ही लाइफ में सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, अब इस वाले सेंटेंस के अंदर बट हमारा कंजक्शन है, कंजक्शन के से खत्म नहीं होने वाला, ध्यान रखना, जो कंजक्शन से नहीं हो रहा है। तो जैसे ये जो सेंटेंस ये वाला है, इसके पहले कंजक्शन नहीं है यहाँ पर, तो इसको क्या कहेंगे? मेन क्लोज।
और जबकि जो कंजक्शन के बाद वाला है कंजक्शन के साथ है, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये आप ध्यान रखना है ना। इसी तरह एक और सेंटेंस, ये तो लिखा हुआ है इसमें, ब्यूटी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये तो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज हो गया, बट इसमें कंजक्शन हो गया, और टू अर इज द बिगेस्ट एरर इन लाइफ, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है, जिसके साथ कंजक्शन है उसको क्या बोलेंगे हम, कोऑर्डिनेट क्लॉज, और जिसके साथ कंजक्शन नहीं है उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। और ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ से वहां तक, ये कौन किस टाइप का सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस। ध्यान रखना आप, सेंटेंस के 3 टाइप होते हैं, अगर आपको ध्यान नहीं है तो बाद में पढ़ेंगे अपन। एक होता है सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल तो वो होता है जिसमें कंजक्शन नहीं आता है कभी भी, ध्यान रखना आप, सिंपल में कोई कंजक्शन नहीं आता है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ये वाले कंजक्शन आते हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी, कोऑर्डिनेटिंग, और कॉम्प्लेक्स में वो आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग जो हम अब पढ़ेंगे। तो कंजक्शन से भी आप सेंटेंस पे जान सकते हो, सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई कंजक्शन नहीं, कंपाउंड सेंटेंस जिसमें ये वाले कंजक्शन, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो जिसमें आगे आने वाले कंजक्शन रहेंगे। ठीक है, अब इसके भी 4 भाग होते हैं। यद्यपि एक बात देखना आप कि जो कंजक्शंस हैं इसकी संख्या इसमें कम है और बाद वाली कैटेगरी में ज़्यादा है। इसमें तो लगभग यूँ मान लो कि ये 20 कंजक्शन है, बाद वाली में 40-45 कंजक्शन आएंगे, लेकिन उसकी कोई सब कैटेगरी नहीं है, उसमें आप कोई 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में नहीं बांटेंगे, लेकिन ये 20 होने के बावजूद भी ये 4 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें 4 उपभागों में बांटा जा सकता है। एक है क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और यहाँ पे और लिखा हुआ है, और इसलिए लिखा हुआ है कि इसके अंदर जितने भी कंजक्शन शामिल होंगे वो सब और के अर्थ के बराबर है। ठीक है, दूसरा है ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और इनका अर्थ किसके बराबर होता है, या के बराबर, क्योंकि ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, विकल्प, है ना। और एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन विरोधाभास को दिखाते हैं, और इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्योंकि यानी कारण को बताते हैं। अब आगे इसकी इसी पीडीएफ के अंदर इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा। देखो देखो इसमें पहला है क्यूमुलेटिव या फिर कॉपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसका अर्थ होता है सहसंयोजक, और सहसंयोजक इसका काम किसी तथ्य को के 2 पक्षों को जोड़ना होता है। केवल एक ही चीज से संबंधित 2 जो बातें होती है, अलग अलग पक्ष का मतलब है एक ही चीज से संबंधित 2 अलग अलग बातें होती है जो कि एक दूसरे के अनुकूल होते हैं, है ना। और इसका अर्थ और के संदर्भ में लिखा जाता है। ये और ये वाला है, ये वाला और के अर्थ में लिखा जाता है। अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा था तो उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा होता, और, यानी इसमें जो भी कंजक्शन आ रहे हैं उनका सिंपल मीनिंग किसके बराबर है, और के बराबर, और ये केवल जोड़ते हैं। ध्यान रखना आप, केवल जोड़ते हैं। अब आप कहोगे कि केवल जोड़ते हैं तो सभी जोड़ते हैं, लेकिन दूसरे क्या करते हैं, जोड़ने के साथ साथ उसके थोड़े से अर्थ को भी बदलते हैं। ये अर्थ को नहीं बदलता है, ये केवल क्या है, दूध में पानी मिलाने के जैसा है केवल। तो उससे जो बेसिक मटेरियल उसकी कोई नेचर चेंज नहीं होती है, आप कितना पानी मिला दो सफ़ेदी जरूर कम हो जाएगी उसकी, बाकी ये और कोई काम नहीं करते हैं। जैसे कि एंड, इसके अंदर एंड और, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉट लेस देन, ये इसके अंदर आते हैं ना। अब इसमें इसका क्या मतलब है, जैसे कि एक सेंटेंस हम लिखते हैं, आई लाइक टी एज वेल एज कॉफ़ी, यानी मुझे चाय भी पसंद है और मुझे कॉफ़ी भी पसंद है। तो यहाँ सिंपल सा व्यक्ति का कहने का मतलब ये है कि मैं पसंद करता हूँ 2 चीज़ें, चाय भी पसंद करता हूँ और मैं कॉफ़ी भी पसंद करता हूँ, बस। इसके अलावा इसमें और कोई डिटेल नहीं है, कोई दूसरा पक्ष आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको सहसंयोजक कहा है।
ये दो तथ्यों को केवल साथ में लाके रखता है और इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं है। ठीक है। दूसरा है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव शब्द का मतलब होता है विकल्प। अब आपके सामने जब विकल्प होते हैं, विकल्प मतलब ऑप्शन, जब आप दो चीज करते हो तो वहां पर आपके सामने ये स्थिति होती है कि या तो आप कोई भी विकल्प नहीं चुनते हैं, जैसे आपको चाय और कॉफी के लिए पूछा गया तो आप तो दोनों चीज नहीं पीते हैं, ठीक है। या फिर ये स्थिति होती है कि आप दोनों ही पीते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक पीते हैं, दोनों में से कोई एक। तो ये विकल्प बताते हैं और इसमें आइदर और, या नाइदर में ई भी आएगा, नाइदर नॉर, और नॉर, एल्स और अदरवाइज। इसके अंदर और, एल्स और अदरवाइज तीनों का एक जैसा प्रयोग है और तीनों का हिंदी अर्थ क्या होता है? अथवा। सेम है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है और आपस में एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। जहाँ और लिखा हुआ है उसकी जगह एल्स लिख सकते हो और जहाँ पे एल्स लिखा हुआ अदरवाइज लिख सकते हो। तो ये किसको बताते हैं? विकल्पों को बताते हैं, चयन को बताते हैं। एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये दो विरोधाभासी उपवाक्य को जोड़ते हैं। विरोधाभासी, अब विरोधाभासी मतलब जिनका ऑपोजिट नेचर होता हो। अभी एक कुछ पहले अपन एक दिन पूछा था विरोधाभास किसे कहते हैं, या कॉन्ट्रास्ट, एडवर्ब कॉन्ट्रास्ट। तो विरोधाभास उसे कहते हैं कि जब दोनों वाक्यों की प्रकृति बिल्कुल एक दूसरे से मेल नहीं खाती हो। अभी हमने यहाँ क्या लिखा कि जो दोनों एक दूसरे के अनुकूल हैं, इसके अंदर अनुकूल नहीं है, इसके अंदर विरोधाभासी प्रकृति वाले हैं। जैसे कि मुझे पढ़ना पसंद है और मेरे दोस्त को सोना पसंद है या खेलना पसंद है। इस तरह से जो प्रतिकूल नेचर वाले हैं, जैसे कि वो एक गरीब व्यक्ति है जबकि वो दूसरा व्यक्ति अमीर व्यक्ति है, दोनों मतलब अलग अलग प्रकृति के सेंटेंस होने चाहिए। या फिर इस तरह से, जैसे उस दिन सेंटेंस बोला था मैंने आपको कि उसने परीक्षा के लिए खूब पढ़ाई की फिर भी वो फेल हो गया, तो वहाँ पर भी वो जो रिजल्ट आया वो प्रतिकूल था। तो जब दोनों क्लोजेस की प्रकृति, नेचर एक दूसरे से अलग अलग होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं? एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं। अब येट का मतलब होता है फिर भी, बट, बल्कि, हावेवर, यद्यपि, नेवरदलेस, फिर भी, ओनली, केवल, जब, वाइल, जबकि, स्टिल, अब भी या फिर भी, और नॉनदलेस, फिर भी। ये जो सारे हैं उनको हम एडवर्सेटिव कंजक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हेल्प हिम, मैंने उसकी सहायता की, यट फिर भी ही चीटेड मी, फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। तो यहाँ पर ये जो येट है वो क्या काम कर रहा है कि ये दो अलग अलग प्रकृति के, अलग अलग नेचर के जो सेंटेंस है इनको जोड़ रहा है, क्योंकि एक में सहायता कर रहा है तो फिर इसका रिजल्ट ये आना चाहिए था कि वो उसकी हेल्प करता, सपोर्ट करता, लेकिन उल्टा उसने उसको चीट किया, तो इसलिए ये विपरीत प्रकृति वाले सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। इसको भी देख लेते हैं एक को। इलेटिव, चौथा टाइप है इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। और इलेटिव कोऑर्डिनेशन का मतलब है कारण, कारण बताने वाले। और इसमें जो क्लोज जुड़ते हैं उनके अंदर कारण और परिणाम का संबंध होता है, यानी एक तो उसमें कारण को बताता है और एक उसमें परिणाम को बताता है। तो ये ऐसे उपवाक्यों को जोड़ते हैं जो जिसमें एक कारण और एक परिणाम हो, और इनका अर्थ इसलिए और क्योंकि, ये मैंने लिखा नहीं इसमें, इसके बराबर आता है। यानी इसमें जितने भी कंजक्शन हैं उनमें किसी का अर्थ या तो क्योंकि निकलेगा या इसलिए निकलेगा। क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि शब्द से क्या पता लगता है? कारण। और इसलिए शब्द हमेशा क्या बताता है? परिणाम। आप कोई सा भी एक सेंटेंस बोल के देख लिए जिसमें क्योंकि या इसलिए कुछ आ रहा हो, तो क्योंकि हमेशा उसी के पहले आएगा जो कारण बताएगा, और इसलिए हमेशा उसके लिए आएगा जो परिणाम बताएगा, है ना। जैसे कि वो क्लास से अचानक बाहर चला गया इसलिए टीचर ने उसको डांटा। अब इसलिए आया है ना इसमें, तो इसलिए हमेशा किसके साथ आएगा? परिणाम बताने वाले को। तो चूंकि वो क्लास से बिना बताए बाहर चल गया था इसलिए टीचर ने, तो परिणाम क्या हुआ? टीचर ने उसको डांटा।
अब इसी सेंटेंस को अपन क्योंकि से भी बोल सकते हैं। क्योंकि वो क्लास से बिना बताए चला गया था, टीचर ने उसको डांटा, तो क्योंकि जिसके साथ है वो कारण है उसको डांटे जाने का। ठीक है, इसमें आते हैं शब्द सो, फॉर, हैंस, देयरफॉर। 4 आते हैं इसके अंदर। सो यानी इसलिए, फॉर यानी क्योंकि, हैंस यानी इस प्रकार, और देयरफॉर यानी भी इस प्रकार। अब देखो आप एक नोट, सो दैट ताकि, इन ऑर्डर दैट ताकि, एज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ये वाले कंजक्शन भी कारण परिणाम को बताते हैं, लेकिन इसको इनके बीच में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि ये उपवाक्यों को जोड़ते हैं, परंतु ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये दूसरी जाति के है, मतलब कुल मिला के तो काम चाहे इनका ये हो, लेकिन चूंकि वो ये अगली जो कैटेगरी आ रही है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें से है, तो इसलिए हम इनको इसके अंदर शामिल नहीं कर सकते हैं, इनको अलग ही रखना पड़ेगा, बाहर ही रखना पड़ेगा। कंजक्शन का दूसरा मेन टाइप है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ये यहाँ पर ऑर्डिनेटिंग में आएगा इसके अंदर। अब देखो आप, ये कुछ कंजक्शंस हैं और मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की तुलना में ये संख्या इनकी ज़्यादा है। तो दो, येट, यद्यपि, फिर भी, ऑल्दो, यद्यपि, नॉट विद स्टैंडिंग इसका अर्थ है फिर भी, बिकॉज क्योंकि, सो दैट ताकि, और सो दैट ऐसा कि। ध्यान रखना इस सो दैट और इस सो दैट में ये अंतर है कि इसमें डैश है और इसमें एक साथ है। तो पहले वाले सो दैट का अर्थ है ताकि, और इसका अर्थ है ऐसा कि। सच दैट इसका अर्थ भी है ऐसा कि। सच एज इस प्रकार का। दैट, दैट के दो अर्थ हैं कि और जो। टिल जब तक। एज जैसा। एज एज उतना जितना। सो एज उतना जितना। देन की तुलना में। एज सुन एज यानी जैसे ही। एज लॉन्ग एज जब तक। सो लॉन्ग एज तब तक। नो सूनर देन जैसे ही तभी। और इस हार्डली स्केर्डली वेन का मतलब भी जैसे ही तभी। यानी इसमें नो सूनर देन और हार्डली स्केर्डली वेन का अर्थ दोनों का सिमिलर मीनिंग है, और दोनों का अर्थ है जैसे ही तभी। या तो हार्डली वेन आएगा या स्केर्सली वेन आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। सिंस के दो अर्थ होते हैं क्योंकि और जब से। वाइल का अर्थ जब, वेरेज जबकि। ये वाइल उसमें पहले भी आया था अगर आपको ध्यान हो तो, है ना। वहां तो उसका अर्थ था जबकि, और यहाँ इसका अर्थ है जब। यानी ये जबकि अर्थ देगा जब तो विरोधाभास को बताएगा, कॉन्ट्राडिक्शन को, तो वो हुआ उधर आएगा, और इधर आएगा तो इसका अर्थ होगा जब, और ये यहाँ पर समय को बताएगा। ये आप इस बात को ध्यान रखना। तो ये दोनों में आया है। बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में, देन तब, और सारे जो WH वर्ड्स हैं वो भी इसी के अंदर ही आएंगे। इफ यदि, अनलेस यदि नहीं, लेस्ट फिर भी, इन ऑर्डर दैट ताकि, और प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड की शक्ल ऐसी लग रही जैसे कोई ये वर्ब है, लेकिन इसका मतलब है बशर्ते। बशर्ते का मतलब शर्त यह है कि, ये इफ के बराबर है, बशर्ते। बशर्ते। प्रोवाइडेड दैट का मतलब भी है बशर्ते कि। एज इफ मानो कि। व्हाट इफ क्या हुआ यदि। वेदर और की अथवा, और टू इतना की नहीं। इनफ टू पर्याप्त की। एज दो जैसे कि। एज मच एज उतना जितना। अकॉर्डिंग यानी के अनुसार। ये जो कंजक्शंस हैं वो एक आश्रित उपवाक्य को यानी डिपेंडेंट क्लोज को प्रिंसिपल क्लोज से जोड़ते हैं, और जो पूरा वाक्य बनता है उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अभी पिछले वाले जो कंजक्शन थे वो किसको किससे जोड़ते हैं? प्रिंसिपल क्लोज को कोऑर्डिनेटिंग क्लोज से। याद है ना आपको, जो कंजक्शन से शुरू हो रहा था उसको तो क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट क्लोज।
और जो कंजक्शन से शुरू नहीं होता उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज। अभी थोड़ी देर पहले दिखाया अपन ने, ठीक है। यहाँ पर जो जुड़ने वाले दो हैं वो हैं प्रिंसिपल क्लोज जिसको मेन क्लोज भी कहते हैं, और डिपेंडेंट क्लोज। डिपेंडेंट क्लोज को अपन सब ऑर्डिनेट क्लोज भी कहते हैं, यानी आश्रित उपवाक्य। तो मुख्य उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ता है और पूरा जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप हिंट के हिसाब से याद करना चाहें तो दैट वाले सारे इसके अंदर आते हैं। ये ऊपर जो कंजक्शन है वही वापस रिपीट किए मैंने, केवल कैटेगरी है दैट, सो दैट, ये दूसरा सो दैट, सच दैट, इन ऑर्डर दैट और प्रोवाइडेड दैट, यानी दैट जिसमें भी आएगा वो इसी के अंदर आएगा। सारे जो WH वर्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखा था अपन ने WH वर्ड, वो इसी के अंदर आएंगे। हु, whom, whose, which, what, why, how, when, where। लेकिन ये किसके रूप में है? कंजक्शन के रूप में, ठीक है। अन्य if, unless, till, until, since, as, because, before, after, then, to, enough to, while, whereas, only। ओनली नहीं है इसमें, गलत है, ओनली ऊपर वाली कैटेगरी में था। दो, यट, यद्यपि, फिर भी, ऑल दो, यद्यपि, एज इफ, एज दो, व्हाट इफ, नॉट विद स्टैंडिंग, देन, ये दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना आप, दोनों ऊपर नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब तो की तुलना में होता है और इसका मतलब होता है तब। एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, सो एज, हार्डली, व्हेन। इस बार इसको अलग अलग लिखा है, यहाँ पहले ऑब्लिक लगा के लिख दिया था मैंने, और यहाँ इस बार एक बार हार्डली वेन लिखा है और एक बार स्केर्सली वेन लिखा है, और नो सूनर देन। तो यही कंजक्शन ऊपर वाले वापस रिपीट हुए हैं, बस ये थोड़े से खोल के अलग अलग कैटेगरी में समझाए हैं। नॉट, ये वही बात है जो ऊपर आई है कि इनसे जुड़कर बना हुआ पूरा वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है, जैसा कि ये बात यहाँ पर भी आ चुकी है। जिससे कंजक्शन वाला वाक्य सदैव सब ऑर्डिनेट क्लोज, जबकि कंजक्शन के बाद वाला प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। अब इसके अंदर वो बदल गया, अभी इसमें भी नहीं आना चाहिए, इसमें क्या गलत हो रहा है ये देखो आप, कंजक्शन के बाद वाला यहाँ पे बिना कंजक्शन वाला आना चाहिए। बिना कंजक्शन वाला, देखो आप, जिसके साथ कंजक्शन आ रहा है वो तो कौन सा है? सब ऑर्डिनेट या फिर डिपेंडेंट क्लोज, और जिसके साथ कंजक्शन नहीं है वो प्रिंसिपल क्लोज है। पहले भी यही हुआ था कि जिसके साथ कंजक्शन नहीं है वो था प्रिंसिपल क्लोज, और जिसके साथ कंजक्शन था तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ, उसका नाम क्या था? कोऑर्डिनेट क्लोज। इस बार कंजक्शन ही सब ऑर्डिनेट क्लोज है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट क्लोज या सब ऑर्डिनेट क्लोज उसको कहेंगे। एक नोट खास ध्यान रखना है आपको, बहुत काम का है ये। देखो आप, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था आपसे कि सिंपल सेंटेंस में कोई कंजक्शन नहीं होता, लेकिन दो कंजक्शन टू और इनफ टू का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में ही होता है, लेकिन इनको फिर भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ही रखते हैं। रहेंगे तो किसमें? ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में। लेकिन जब किसी वाक्य में आएगा ये, तो फिर वो ये जो हम कह रहे हैं ना बार बार ही कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, तो फिर वो जो तैयार जो सेंटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं होगा, वो सिंपल सेंटेंस होगा। जैसे सिंपल सा वाक्य है, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, यानी वो इतना बूढ़ा है कि चल नहीं सकता है। अब आपसे पूछा जाए किस तरह का सेंटेंस है, तो सेंटेंस तो कौन सा है? सिंपल, लेकिन कंजक्शन कौन सा है? सब ऑर्डिनेट। तो ये एक तरह से आप अपवाद के रूप में ही आपको एक्सेप्शन देखना पड़ेगा। तो सेंटेंस तो है इसमें सिंपल सेंटेंस, लेकिन कंजक्शन पूछें तो कंजक्शन इसमें सब ऑर्डिनेट, ठीक है।